तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है बच्चों, इसका जो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये वाला सैम्पल पेपर बेसिकली हम लोग कर ही रहे थे, इसी का ये पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जो आपका 27 दिसंबर, जी हाँ बच्चों 27 दिसंबर 2023 को जो आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अंदर आपको ये सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो रिपीट हो सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको आपको क्या करना है, प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी या खंड ग भी कहते हैं। इसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है हिंदी में, जिसको आप लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि धनुषाकार टांगे, जिसको आप बो लेग्स भी बोलते हैं, इसके लक्षण, कारण और सुधारात्मक उपाय लिखिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देख लीजिए धनुषाकार जो टांगे होती हैं वो होता कैसा है। यहाँ पर आप एक इस तरह से चित्र देख सकते हैं। ये जो स्थिति होती है इसे धनुषाकार टांगों वाली स्थिति कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो बो लेग्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसका यहाँ पर लक्षण क्या दिखाई देता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि दोनों घुटनों के बीच की दूरी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। खड़े होने की स्थिति में, चलने की स्थिति में तथा दौड़ने की स्थिति में घुटने बाहर की ओर घूम जाते हैं और टांगों की आकृति धनुषाकार हो जाती है। मतलब जैसे एक धनुष होता है ना कुछ इस तरह का, तो वैसा ही मान लीजिए टांग आपका हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हो गया है। ठीक है, तो ये आपका किसका लक्षण है, धनुषाकार टांगों का। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, किस कारण से इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है टांगों के अंदर, तो हड्डियों का तथा मांसपेशियों का कमज़ोर होने के कारण। अगर किसी इंसान के शरीर में जो हड्डी है भैया वो कमज़ोर हो गई है, उसकी मांसपेशी है जो मसल्स है वो कमज़ोर हो गई है, तो ये स्थिति देखने को मिल सकती है। गलत तरीके से चलने के कारण भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मोटा है तो भी हो सकता है। बालक को समय से पहले खड़ा करना अथवा चलाने से भी हो सकता है। यानी कि एक जो बच्चा होता है उसको टाइम से पहले अगर खड़ा किया जाता है या चलाने की कोशिश की जाती है तो भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है बच्चों। ठीक है, तो ये तो कारण रहे। अब यहाँ पर सुधारात्मक उपाय देख लेते हैं, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। घुटनों की मालिश करना, इससे हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भैया, घुटनों के आसपास की मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाने वाले व्यायाम कर सकते हैं, जैसे लेग जो सो कि एक्सटेंशन हो गया आपका, ये कर सकते हैं। गरुड़ासन कर सकते हैं, अर्धमतेंद्र आसन कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ एक्सरसाइज, योगा वगैरह करके हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलिए। आपका एक लाइक जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, और ये हमारा सैम्पल पेपर नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 सैम्पल पेपर ऑलरेडी आपको करवा रखा है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का। तो अगर अभी तक आपने उन दोनों सैम्पल पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे मैंने सैम्पल पेपर के वीडियोस का लिंक डाल रखा है, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। तो उनको ज़रूर देख करके जाइएगा, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 25वां क्वेश्चन क्या है, मासिक धर्म की जो सो कि स्थिरता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आंसर लिखेंगे कि एक महिला के मासिक धर्म चक्र में एक असामान्य स्थिति है। ठीक है, एक महिला का जो मासिक धर्म चक्र जो होता है ना वो एक असामान्य स्थिति है। ठीक है,
मासिक धर्म चक्र की सामान्य सीमा 21 से 35 दिन की होती है। इसकी जो नॉर्मल जो सीमा होती है भैया, ये मासिक धर्म चक्र का, ये 21 दिनों से लेकर के 35 दिन तक होता है। यदि 21 दिन से पहले या 35 दिन से अधिक के बाद होता है तो ये एक समस्या है। अगर जो है ये जो मासिक धर्म चक्र है जो हर महीने होता रहता है महिलाओं के अंदर, ठीक है, तो ये 21 दिन से पहले हो जाता है और 35 दिन के बाद होता है तो भैया यह एक समस्या है, ठीक है। असामान्य मासिक धर्म चक्र या मासिक धर्म चक्र क्रम के कारण हो सकते हैं अधिक वजन, तनाव, आहार संबंधित विकार, ठीक है, बीमारी, व्यायाम कार्यक्रम में अचानक बदलाव, यात्रा, अन्य चिकित्सा जटिलताएं, ठीक है। तो इन कारणों से यहाँ पर जो मासिक धर्म चक्र है उसमें असामान्यता देखी जा सकती है। वैसे भी ये कोई प्रिडिक्टेबल नहीं है कि भैया इस दिन हो जाएगा या इस दिन हो जाएगा करके, लेकिन क्या होता है ना कि कई बारी पहले हो जाता है, कई बारी 35 दिनों के बाद होता है, ठीक है। तो इनमें पहले होने के या फिर 35 दिनों के बाद होने के कारण इस तरह से हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। 26वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि जोड़ों के विस्थापन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रकार के विस्थापनों को समझाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो जोड़ों का विस्थापन होता है और जिसको आप यहाँ पर डिसलोकेशन भी कह सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होता है। एक यहाँ पर आप शरीर देख सकते हैं एक व्यक्ति का, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है। इसमें आप देखेंगे जॉइंट्स का यहाँ पर डिसलोकेशन हो रखा है। आप बोलेंगे सर ये जॉइंट्स क्या होता है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जहाँ पर भी हमारी दो हड्डियाँ जुड़ती है उसको जॉइंट कहते हैं, ठीक है। आपके शरीर में बहुत सारे जॉइंट देखने को मिलेंगे, जैसे आपकी उंगलियों में जॉइंट है, आपका घुटना जो होता है वो भी एक तरह का जॉइंट ही होता है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, डिसलोकेशन हो जाता है, जॉइंट्स जो है आगे पीछे हो जाती हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाहिने कंधे का विस्थापन है, ठीक है। एक यहाँ पर ये जो कंधा है ये देख रहे होंगे, ये नॉर्मल है। वहीं इस इधर वाला जो दाहिना कंधा है इसमें डिसलोकेशन हो रखा है, ठीक है, जॉइंट्स जो है डिसलोकेट हो गए हैं, ठीक है, विस्थापित हो गए हैं, एक इधर मतलब स्थान बदल लिया उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए लिखा हुआ क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। जोड़ों का विस्थापन या डिसलोकेशन एक मुख्य चोट है। वास्तव में यह जुड़ी हुई अस्थियों के जोड़ की सतहों का विस्थापन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दो हड्डियां जो है यहाँ पर एकदम सिंपल सा ऐसे जुड़ रहा है, जब ये डिसलोकेट हो जाएगा ना तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक हड्डी इधर हो गया, एक हड्डी इधर हो गया, या फिर मान लीजिए एक हड्डी इधर है तो एक हड्डी इधर हो गया। जो ये नॉर्मल स्थिति थी उससे यहाँ पर चेंज हो जाएगा, इधर उधर हो जाता है ना जो हड्डी, तो उसी को डिसलोकेशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये रहा। बाकी यहाँ पर विस्थापन जो है निम्न प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पर बताया गया है निचले जबड़े का विस्थापन, डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। सामान्यतः यह तब होता है जब जो कि थोड़ी किसी वस्तु से टकरा जाए। अधिक मुंह खोलने से भी निचले जबड़े का विस्थापन हो जाता है, जो हमारा मुंह होता है ना उसकी बात ये कर रहा है। अगला है कंधे के जोड़ का विस्थापन, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर्स जॉइंट, ठीक है। कंधे के जोड़ का विस्थापन अचानक झटके या कठोर सतह पर गिरने से भी हो सकता है। इस चोट में ह्यूमरस का सिरा जैसो कि सॉकेट से बाहर आ जाता है, ठीक है। जिम वगैरह जो करते हैं उनमें भी देखा जाता है कि ज़्यादा हैवी वेट मार लेते हैं ना, तो भी यहाँ पर जो कंधे है उसमें विस्थापन यानी कि शोल्डर्स के अंदर जो है यहाँ पर डिसलोकेशन देखने को मिल सकता है, शोल्डर्स के जॉइंट के अंदर से, ठीक है। तो ये विस्थापन के प्रकार रहे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है भुजंग आसन के किन्हीं 3 लाभों का वर्णन करें। भुजंग आसन करते कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दीदी जी हैं जो कि भुजंग आसन कर रही हैं। ये योगा का एक आसन होता है, उसको करने का यहाँ पर तरीका इस तरह का होता है, ठीक है। अपने शरीर को कुछ इस प्रकार से आपको करना होता है, ये हमारा भुजंग आसन होता है, ठीक है। बाकी अगर इसके लाभों की बात करें तो शरीर में रक्त संचार ठीक करता है, जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम कर सकते हैं, अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। गर्दन व कमर दर्द से छुटकारा मिलता है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर आप गर्दन देख सकते हैं, कमर देख सकते हैं, बिल्कुल मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो गर्दन और कमर दर्द की समस्या अगर किसी को है तो उसके लिए तो भैया ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगला फेफड़ों की शक्ति का विकास करता है, ठीक है, विकास होता है इससे, जिससे ऑक्सीजन की उचित मात्रा में पूर्ति होती है और मांसपेशियों व हड्डियों को लचीला बनाता है। तो ये आप लिख सकते हैं इस प्रकार से भुजंग आसन के बेनिफिट्स। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, घर्षण क्या है? खेलों में विभिन्न प्रकार के घर्षण की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, दो सतहों के बीच संपर्क से उत्पन्न गति में प्रतिरोध जो है वो घर्षण कहलाता है। घर्षण जिसको आप इंग्लिश में फ्रिक्शन भी कहते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थिर घर्षण, ठीक है, और दूसरा होता है गतिशील घर्षण। स्थिर घर्षण जिसको आप स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ये क्या होता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू करती है लेकिन वास्तविक गति अभी प्रारंभ न हुई हो, इसे स्थिर घर्षण कहा जाता है। उदाहरण के लिए दौड़ने की प्रारंभिक स्थिति कह सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक जो रेस करने वाला बंदा है वो इस तरह से रेस शुरू करने वाला है, ठीक है। तो शुरू करने से पहले ही वो अपने पैर वगैरह पीछे खींचता है ना, इस तरह से। तो ये एक तरह का घर्षण हो गया, जो कि स्थिर घर्षण का एग्जाम्पल इस तरह से आप मान सकते हैं। दूसरा जो है आपका ख में गतिशील घर्षण, जिसको इंग्लिश में आप डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर वास्तविक रूप में चलना शुरू कर देती है तो उसे गतिशील घर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए गेंद लुढ़क करके रुक जाने तक जो घर्षण बल लगता है वह गतिशील घर्षण बल है, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ रखा है बच्चों। ध्यान से समझिएगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रिया को सुगम बनाने के लिए युक्तियाँ सुझाइए। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी जो शारीरिक क्रियाएँ हैं उनको बेहतर बनाने के लिए क्या हम लोग यहाँ पर युक्तियाँ सुझा सकते हैं। यही क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने के लिए रणनीतियों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इन दोनों का आंसर आपका इसी प्रकार से रहेगा। पहले उनकी डॉक्टर की जांच करवानी चाहिए, उनका पूर्व अनुभव लेना चाहिए कि किसमें जो उन्होंने पहले कर रखा है एक्टिविटी वगैरह, है ना, उनकी रुचि है उस काम में कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग देखेंगे तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनका जो शारीरिक क्रिया हम करवाने वाले हैं वो काफ़ी सुगम हो सकता है, बेटर हो सकता है बच्चों, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसके अंदर केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे और उनका आंसर देना है। तो ये आप केस स्टडी इस तरह से पहला दिया गया है, बेसिकली कुछ बातें बताई गई हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं और इसके बेसिस पे हमसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गीतिका किस आसन की सलाह दे सकती है? तो भुजंग आसन, धनुष आसन, ठीक है। अब देखिए इसको अगर आप पढ़ेंगे ना तो यहीं से आपको हिंट मिल जाएगा कि भैया क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। उदाहरण के लिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि योग शिक्षिका गीतिका, ठीक है। योग शिक्षिका मतलब कि योगा सिखाती हैं ये, इनका नाम है गीतिका। अपने घर में परिवार के साथ नियमित रूप से योग क्रिया करती हैं। यह उसके पारिवारिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। जाहिर सी बात है वो योग की टीचर हैं, योगा की टीचर हैं, तो अपने घर में तो योगा वगैरह करेंगे भी और ये काफ़ी बेटर रहता है आपकी हेल्थ के लिए। एक दिन शीतल गीतिका की सहेली बेटी को लेकर गीतिका के घर आई। शीतल की बेटी 14 साल की है और अस्थमा से पीड़ित है, ठीक है। शीतल की जो बेटी है वो 14 साल की है। अब ये शीतल कौन है? जो गीतिका की सहेली है। अब ये गीतिका कौन है? जो योगा टीचर है, ठीक है। ये उनको लेकर के आई, अपनी बेटी को बोली कि ये 14 साल की हैं और ये अस्थमा से पीड़ित है। अस्थमा एक तरह का बीमारी होता है, मान लीजिए नहीं, अस्थमा बीमारी ही होता है और कई तरह का अस्थमा होता है। मेनली इसमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम होता है। गीतिका ने उसे अस्थमा को नियंत्रण करने के लिए नियमित रूप से आसनों की सलाह दी, ठीक है। अब इस तरह से आपका ये दे रखा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन बना कि गीतिका किस आसन की सलाह दे सकती है अस्थमा के अंदर? तो भुजंग आसन और धनुष आसन की यहाँ पर बात हो सकती है। अगला है, अस्थमा एक आधुनिक जीवन शैली की बीमारी है। कौन सा कार्बनिक तंत्र अस्थमा से संबंधित है? तो श्वसन प्रणाली यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नाम प्राणायाम अस्थमा से राहत दिलाने में मदद करता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थमा को स्थायी रूप से ठीक करने के लिए नाम आसनों का उपयोग किया जा सकता है। तो वह ताड़ासन और ऊर्ध्व हस्तोत्तासन करके, ठीक है बच्चों। इसी केस स्टडी का इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारा फंडा इस तरह से रहेगा और इसके बेसिस पे क्वेश्चन जो है इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेंगे। आपके आंसर भी यहाँ पर आप साथ ही साथ देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए परफेक्ट।
अब हम लोग आगे हैं 30वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 30वां जो क्वेश्चन है उसमें कुछ इस तरह से बोल रहा है कि चित्रों के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चित्र आपको दे दिया है, इनको देखना है और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनका आंसर आपको देना है। तो ये देख सकते हैं पहला चित्र आपका कुछ इस तरह से है, कई सारे लोग जो है हाथ पकड़ करके खड़े हैं कुछ इस तरह से। और दूसरा जो चित्र है ये घिरनी टाइप का आप कह सकते हैं, इस टाइप का ये 2 चित्र है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों चित्रों से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला है यहाँ पर ए में क्वेश्चन कि पहले संगठन का मिशन क्या है। तो विशेष ओलंपिक का मिशन बौद्धिक विकलांग बच्चों और वयस्कों के लिए विभिन्न प्रकार के ओलंपिक प्रकार के खेलों में साल भर के खेल प्रशिक्षण और एथलेटिक प्रतियोगिता प्रदान करना है, यानी उनका ओवरऑल अलग अलग तरह से विकास करने को लेकर के उनको अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट करवाना, ये इनका मेन कह लीजिए मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, पहले संगठन का आदर्श वाक्य क्या है। तो पहले संगठन का आदर्श वाक्य ये है कि मुझे जीतने दे, लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे इस प्रयास में बहादुरी से काम लेने दो, यानी कि भैया अब मुझे एटलीस्ट जीतने दो, और अगर मैं जीत नहीं सकता हूँ तो कम से कम मुझे प्रयास तो करने ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1965 तक दूसरी तस्वीर के खेलों को डैश के रूप में जाना जाता था। तो बधिर अंतर्राष्ट्रीय मुख्य खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा पिक्चर गेम प्रत्येक डैश वर्ष के बाद आयोजित होता है। तो हर एक 4 साल के बाद जो है ये आयोजित होता है, जो दूसरा पिक्चर वाला गेम है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में आपके क्वेश्चन ये रहे, आंसर इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। अब यहाँ पर 31वां क्वेश्चन देखिए, ये मैंने सैम्पल पेपर नंबर 2 में आपको करवाया है, वैसे तो फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन है और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। केस स्टडी डिफरेंट आ सकता है, बट फिर भी जहाँ तक है मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूँ ऐसा कि सेम टू सेम आ जाए, बट इस बात की ज़्यादा संभावना है कि डिफरेंट केस स्टडी आए आपका। बट मैं आपको यहाँ पर प्रिपेयर करवा रहा हूँ कि इस तरह से आपको रहेगा और तैयारी आपको करते हुए चलनी है। ठीक है, मतलब ये इस तरह से आपका पैटर्न रहेगा और इसी पैटर्न के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। तो आपको पैटर्न पता होगा तो आंसर लिखने में काफ़ी आसानी हो जाएगा आपको। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ई भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे, उनके आंसर हमें लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि लचक को निर्धारित करने वाले शारीरिक क्रियात्मक कारणों के बारे में लिखिए। ठीक है, तो पहला आप लिख सकते हैं मांसपेशीय शक्ति के बारे में, फिर जोड़ों की बनावट के बारे में लिख सकते हैं, आंतरिक वातावरण के बारे में लिख सकते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, वीडियो को पॉज करके रीड भी आप कर सकते हैं बच्चों। फिर आप चोट यानी इंजरी के बारे में लिख सकते हैं, आयु तथा लिंग एज एंड जेंडर के बारे में लिख सकते हैं, है ना, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, चलिए अगला देखिए, गैर पोषक तत्वों से आप क्या समझते हैं, वह किन्हीं 2 गैर पोषक तत्वों का महत्व बताइए। तो देखिए गैर पोषक तत्व होते क्या है, हमारे आहार के वे तत्व जिनमें हमें किसी भी प्रकार का पोषण नहीं मिलता, आहार के अपोषक तत्व कहलाते हैं। किंतु ये तत्व हमारे पाचन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी होते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं डेली बेसिस पे, चाहे आपका दाल चावल या जो भी हम खाते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हम खाते हैं जिससे हमें कोई पोषण तो नहीं मिलता है, पोषक तत्व तो नहीं मिलता है, इंग्लिश में बोले तो न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे आपका फाइबर हो गया, रंग यौगिक हो गया, स्वाद यौगिक हो गया। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है, फिर भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, संक्षेप में बताइए। तो जल के बारे में बता दीजिएगा कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में, ठीक है, ओवरऑल हमारे बॉडी को यहाँ पर चलाने के लिए जल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शरीर लगभग 70% कह लीजिए जल से ही बना है एक तरह से। ठीक है, और एक व्यक्ति को प्रतिदिन 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए।
बाकी आप अपने हिसाब से भी बना करके लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसी में आपको एक अथवा दे दिया है कि ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि मधुमेह से बचाव के लिए आसनों की व्याख्या कीजिए। जो डायबिटीज़ होता है उससे बचने के लिए किस तरह के आसन हम कर सकते हैं। तो मधुमेह से बचाव के लिए भुजंगासन, पवन मुक्तासन, अर्धमतेंद्रासन, पश्चिमोत्तासन, ये योगा के कुछ आसन हैं जिनकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि हम डायबिटीज़ को अवॉइड कर सकें। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द आसन्स टू अवॉइड डायबिटीज़, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर नंबर 3 जो था बच्चों वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।